चैप्टर जो है आप लोगों का, हाँ ओके ऑल राइट। तो कल ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा एंड फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग अपना एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, कोई मुझे बताएगा? कैन एनीवन रेज देयर हैंड और टेल मी कि अभी तक हमने क्या कर लिया है, तो वो मुझे थोड़ा सा प्लीज बताइए आप। कौन बताएगा? मयंक आप स्टार्ट कर रहे हो, बताइए क्या पढ़ा दिया अब तक। मैम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बताया था, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमैचुरेशन और हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और जो रिएक्शन थे SOCl2, PCl5, PCl3 के साथ और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शंस। यस यस यस, टेस्ट बताए थे, लुकास टेस्ट और वेरी गुड। तो यस हमने काफी कुछ पढ़ लिया बेटा इस चैप्टर में, और आप लोग जो है अपना क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है जो जेई वाले बच्चे हैं उनको मैं टिक मार्क करके दूंगी, एंड वो सेम क्वेश्चन जो है तुम नीट वाले बच्चे भी कर सकते हो, लेकिन पहले अपने तुम नीट के PYQs लगा लेना लास्ट 7 ईयर्स के, ठीक है। तो आप नीट वाले बच्चे नीट के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जेई वाले जो मैं भेज रही हूँ वो आपको करना स्टार्ट कर देना है, राइट। सो जैसे कि अभी मयंक ने बताया, उसने काफी कुछ बताया कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। अल्कोहल हमने पूरा खत्म कर लिया है, लाइक हमने देखे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे अल्कोहल बना सकते हैं। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब तक आपको बेटा रिएजेंट का फंक्शन नहीं पता होगा कि ये रिएजेंट ये काम करता है, तो प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे, राइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने किए हैं फिनोल में जैसे कॉल्बेज रिएक्शन हो गई, रीमा टीमन रिएक्शन हो गई, एस्पिरिन बनाने का तरीका हो गया, राइट। सल्फोनेशन हमने देखा, पिक्रिक एसिड को कैसे, पिक्रिक एसिड की ईल्ड कैसे बेटर कर सकते हैं, हमने ये रिएक्शंस हमने देखी थी। तो अल्कोहल फिनोल की रिएक्शंस हमने पढ़ ली हैं। सो एसिडिटी ऑफ फिनोल पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। आज मैं आप लोगों को छोटा सा हमारा पार्ट रहता है इसका, टेस्ट ऑफ अल्कोहल और फिनोल, मतलब कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। वैसे ये मैं बता चुकी हूँ, एक बार रिकैप करा दूंगी। और ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये वाला टेस्ट अल्कोहल देता है, ये वाला फिनोल नहीं देता, एंड वाइस वर्सा। और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनोल की हैं, वो मैंने लिख दी है यहाँ पे, बट दैट विल बी योर होमवर्क, क्योंकि वो बहुत आसान है। अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी तुम लोगों को सब भी समझ में आ जाएगी, तो वो एक छोटा सा होमवर्क भी मैं आप लोगों को दूंगी। एंड देन वी विल स्टार्ट ईथर। ईथर से हम स्टार्ट करेंगे। ईथर में मेन 3 चीजें हैं, लाइक एक प्रिपरेशन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर, और रिएक्शन ऑफ ईथर में 2 चीजें हैं, HI के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, बस यही 3 चीजें हैं। तो काफी अब बहुत कम रह गया है, 90% ये चैप्टर तुम्हारा हो गया है, ठीक है जी। सो जो बच्चे लेट आ रहे हैं बेटा, अगर आपको मैं बता दूं तो अपना 7 बजे क्लास का टाइम है, तुम लोग 6 मिनट लेट आ रहे हो, तो यार कम से कम पंचुअल तो रहो तुम लोग, है ना। बीटेक में तुम जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तुम 1 मिनट भी लेट हो ना प्रोफेसर बाहर निकाल देगा क्लास से, मैं बता दे रही हूँ। तो अपने ये पंचुअलिटी वाली हैबिट बनाओ अभी से, तो ये आगे जाके बनेगी, नहीं तो क्लास के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलिए ठीक है, ये मैंने बता दिया हम क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं वो मैंने बता दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। हमने कुछ टेस्ट देखे थे। ब्लू कलर आपको विजिबल होता है क्या, या थोड़ा कम होता है? ये इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो याद आ रहा है हमने इसके कौन कौन से टेस्ट किए थे? चलो कौन बताने वाला है? सबसे पहला टेस्ट बताओ भाई मेरे को। ल्यूकास रीजेंट।
शौर्य कवर है यहाँ पे। बताइए जी, क्या टेस्ट था, हमने क्या टेस्ट पढ़ा था? यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट ना, देन टेल मी। तुम ना सर खा लो जाके ना, मतलब सीरियसली यार, मतलब क्या फायदा क्लासेस में आने का? तुम लोग क्या क्या करने आते हो क्लासेस में? हाजिरी लगाने आते हो ना अपनी। हाजिरी लग गई है, नाउ यू कैन गो। है क्लास में आके बस पता नहीं क्या करते हो। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि तुम लोग अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो। फोन हाथ में लेके बैठते हो, करते कुछ और हो तुम लोग फोन में। बड़े ही खराब बच्चे हो भाई तुम लोग, जो बच्चे सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ठीक है। सो कुछ बच्चे बता रहे हैं लुकास टेस्ट में हमने किया था, है ना, जिसमें हमने देखा था। मैं सिर्फ लिखवा रही हूँ सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। लिखा तो तुमने हुआ है ना, तो भी मत लिखना। तो प्राइमरी अल्कोहल में हमने क्या बोला था? टर्बिडिटी आ जाती है, याद करो। प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी नहीं आती है रूम टेम्परेचर पे, याद करो। सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 to 10 मिनट्स। और अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, बिकॉज उसमें टर्शरी डिग्री बन रहा है, या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, जैसे तुम्हारा बेंजाइलिक हो गया, लाइलिक हो गया, या फिर कोई एरोमेटिक स्पीसीज बन रही है, उस केस में इमिडिएटली आपकी टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी। याद आ गया? उसके बाद विक्टर मेयर टेस्ट भी मैंने बताया था। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या था मेरा बेटा? विक्टर मेयर टेस्ट में था आरबीसी के नाम से मैंने तुम्हें याद कराया था। मैम के आगे मत बोल देना आरबीसी टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट ही है, बट मैंने याद कराने के लिए किया था, याद कर लो आरबीसी टेस्ट। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो रेड कलर आने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल है ब्लू कलर आने वाला है, टर्शरी है तो कलरलेस। अगर तुम्हें ये भी याद है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। और हमने काफी सारे रिएजेंट भी पढ़े थे, याद है तुम लोगों को? अगर मैं यहाँ पे होट केमेनोफोर, याद है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो तुम लोगों को थोड़ा याद आ रहा होगा कि अगर मान लो तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको वो एसिड में बदल के छोड़ेगा। अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो तुम्हें, बोलो बोलो, कीटोन में बनाएगा, कीटोन बनेगा। और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। याद आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही तुम और रिएजेंट भी ले सकते हो, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीसीसी भी ले सकते हो, पीटीसी भी ले सकते हो। ये भी तो डिफरेंशिएट करते ही हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि बेटा माइक म्यूट करो, आई गेस किसी का अनम्यूट है। तो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो किस में चेंज करेगा उसको? एल्डिहाइड में, बिकॉज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में, और टर्शरी है तो नो रिएक्शन। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। ऐसे मैंने कॉपर वाला भी लिखवाया था, तुम लोगों को याद है? लिखवाया था कॉपर वाला, है मेमोरी में है स्टोर, या फिर उड़ गया खाली? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को मेरी, या फुल ऑन इग्नोर चल रहा है भाई? हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस शुक्र है। तो भाई इसलिए भूले खड़े हो। निशिता तुम तो क्लासेस बहुत कम लगा रही हो, रिकॉर्डिंग देखती हो कि नहीं देख रही हो? मैम यस, एक्चुअली एग्जाम्स चल रहे थे ना, आज ही खत्म हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करो भाई, है ना? यस मैम, अब छुट्टियां है ना, 15 में वही करना है। ठीक है। यस यस यस, 15 डेज की छुट्टियां। मैम थोड़ा दिवाली का ब्रेक है और 1 वीक का मैं खुद लेने वाली हूँ, इसलिए। बहुत बढ़िया, फिर तो उसको यूज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो। चलिए आइए, कॉपर के केस में क्या था याद है? प्राइमरी अल्कोहल होता था तो एल्डिहाइड मिलता है ना। सेकेंडरी हो तो कीटोन मिलता है, और अगर टर्शरी हो तो एल्कीन मिलता है। याद करो, ठीक है। तो ये मैंने, इससे भी शायद हो भी सकता है, और भी मैंने रिएजेंट्स लिखवाए थे, बट ये कुछ उसमें से मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। राइट, सो यस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा।
आगे आइए, नेक्स्ट हम करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल और फिनोल। तो सबसे पहले मैं चलूंगी लिटमस पेपर टेस्ट। अब तुम सोच के बताओ लिटमस पेपर टेस्ट कौन देगा, फिनोल देगा या फिर अल्कोहल देगा? मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कलर जो है वो ब्लू से रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? फिनोल है। बताओ। मैम मैं फिनोल। जिसने फिनोल बोला है आदित्य, आई गेस तुमने बोला, बताओ बेटा फिनोल क्यों? मैम वो एसिडिक होता है ज्यादा। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली बिल्कुल ठीक बोला आदित्य ने, वेरी गुड। फिनोल ये टेस्ट देता है, अल्कोहल नहीं देता। ब्लू से रेड होने का क्या मतलब है? कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को वो शो करता है, यही करते हो ना तुम लोग? यस और नो? लैब में जो आपका लिटमस पेपर होता है ऐसे ही चेक करते हो। हमारा सबसे सिंपल सस्ता टिकाऊ यही चीज होती है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? जब आप H+ रिमूव करोगे, जो नेगेटिव चार्ज आता है, मैं पूरा नहीं बता रही हूँ एक्सप्लेन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस क्लासेस। फिनोल के केस में जब तुम H+ रिमूव करोगे तो जो नेगेटिव चार्ज आता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। तो बस आपको एसिडिक चीज में यही देखना होता है कि नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबलाइज है, तो अल्कोहल में वो नहीं होता है, इसलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। तो फिनोल लिटमस पेपर टेस्ट दे देता है, अल्कोहल नहीं देता है। उसके बाद बात आती है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट तुम याद करो, कल की क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब फिनोल रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, याद है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो यानी कि फिनोल ये टेस्ट देगा, अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। ऑलराइट। तीसरा, ये जो कल क्लास में आया था उसी को ही समझ में आएगा। उसके अलावा एक और चीज है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये तुम्हारे लिए नया है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, इवन भेजूंगी आज मैं ग्रुप में। फेरिक क्लोराइड पे 2 बार सवाल आ चुका है। मतलब FeCl3 टेस्ट, जो ये टेस्ट होता है बेटा न्यूट्रल FeCl3 का, वो फिनोल के लिए होता है, अल्कोहल के लिए नहीं होता है। मतलब अल्कोहल का पता नहीं लगा सकते हो। हाँ, अगर मान लो फेरिक क्लोराइड टेस्ट, मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट आप परफॉर्म करो तो उससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपके कंपाउंड में फिनोल तो है ही है। गेटिंग माय पॉइंट? रिएक्शन कैसे होती है वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं लिखवा देती हूँ। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो FeCl3 के साथ तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है OPH 6 और HCl बनता है यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो कलर होता है ये वॉयलेट कलर होता है। तो अगर आपके मान लो सैंपल में कंपाउंड में फिनोल है, ठीक है, तो आप सैंपल ले लो थोड़ा सा स्पेचुला में डाल के टेस्ट ट्यूब में, ऊपर से आप FeCl3 की ड्रॉप्स डालते हो विच इज अवेलेबल इन योर लैब। तो आपका अगर वॉयलेट कलर आता है वहां पे, तो वहां पे हम पता लगा लेते हैं कि फिनोल वहां पे प्रेजेंट है, राइट? तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से वॉयलेट कलर आता है अगर फिनोल वहां पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपको पता है फिनोक्साइड में कितने का चार्ज होता है? माइनस, है ना, -1 का। तो 6 के नाम का कितना हो जाएगा? -6। आयरन हमारे पास है +3, तो आयरन जब तुम्हें +3 में चाहिए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? तुम्हें 3- लगाना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? सिंपल है ये चीज समझना। यस सर। हाँ, रिएक्शन तुम्हें याद ना भी हो तो भी चलेगा, बट ये जरूर ध्यान रखना कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है, बेशक बाकी चीज याद हो या ना हो। उसके अलावा 4th सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। जो सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट था वो मैंने तुम्हें बोला था अल्कोहल भी देता है फिनोल भी देता है, बात तो सही है, और मैंने येलो टू रेड कलर बताया था। तो लेकिन कई कई बुक्स में ये लिखा हुआ है, अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाता है तो ध्यान रखना फिनोल में थोड़ा डार्क ब्राउन कलर आता है। फिनोल के केस में येलो से, क्योंकि जो सिरिक अमोनियम नाइट्रेट हम लेते हैं बेटा उसका येलो कलर होता है, अगर फिनोल होता है तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आता है, ठीक है? और अल्कोहल का वाइन रेड कलर आता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। ठीक है, डन। मुश्किल है? मुश्किल तो आई गेस नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान रखना, मतलब ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है।
आप लोग आराम से कर लोगे अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड किया है। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसके एग्जाम चल रहे थे, जैसे जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम चल रहे थे, तो प्लीज अपना जो बचा हुआ बैकलॉग है, ये अच्छा मौका है। दिवाली की ऑफ होंगी, अवंती में भी दिवाली का मेरे ख्याल से है 1-2 दिन की छुट्टी, तो प्लीज उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। यस मैम। चलिए ओके, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है बेटा थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट ये जितने देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इतना है नहीं। पहली बात है ये तुम्हें याद भी नहीं करनी है रिएक्शन, मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे, तरीका कैसे है इसको याद रखने के लिए। लेकिन फिर अगेन ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि तुम्हें ये पता होना चाहिए फिनोल और अल्कोहल में से कौन ये टेस्ट देता है। तो ध्यान रखना, थैलिन डाई टेस्ट कौन देता है? फिनोल देता है, अल्कोहल नहीं देता है। और फिनोल भी कौन सा वाला देगा? जिसकी पैरा पोजीशन क्या हो? फ्री हो। पैरा पोजीशन शुड बी फ्री। क्यों ऐसा, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। पहले तो ये लिख लो जो मैंने लिखा है, अभी ये मत लिखना जो यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड में लिखा हुआ है, वो मैं बताऊंगी। पहली बात तो फिनोल ये टेस्ट देता है, और फिनोल भी कौन से वाला? जिसमें पैरा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। बेशक कहीं और लगा हो चलेगा, ऑर्थो पे लगा हो, मेटा पे हो चलेगा, बट पैरा शुड बी फ्री, राइट। अब देखो होता क्या है, देखो थैलिन डाई टेस्ट है, थैलिन से ही पता चल रहा है यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड यूज होगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है, देखिए सारे बच्चे ध्यान से, सिर्फ देख लो, तुम्हें ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ यही पता होना चाहिए जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे फिनोल जो चाहिए, 2 चाहिए फिनोल, अरे 1 सेकेंड बेटा, 2 फिनोल चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले आप जो रिएक्शन है बेटा फिनोल की थैलिक एनहाइड्राइड और H2SO4 के साथ कराते हो, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पानी निकालेगा, तो वो इस तरीके से पानी यहाँ पे मैं निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? जस्ट डायरेक्ट ऐसे। तो जैसे ही ये पानी निकालेगा, क्या तुम्हारा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा? ध्यान से देखो, जिसपे मैंने अभी ग्रीन टिक लगाया है, ध्यान से सारे नजर दौड़ाओ, क्या ये ऐसा कुछ बन जाएगा? देखो फिनोल के पैरा पोजीशन से जुड़ा हुआ है ये C, फिर ये C के साथ देखो ये O, फिर C डबल बॉन्ड और ये फिनाइल रिंग, दिख रहा है सबको? सभी देख पा रहे हैं? इसको जूम कर लो, जूम कर लो अगर दिक्कत हो रही है देखने में तो। बन गया? बताइए। अरे तुम लोग ऐसे चुप क्यों बैठ जाते हो? यही तो बना रखा है, ये देखो। यस मैम। तुम तो मेरे को ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने पता नहीं कौन सी नई बात बता दी। यही तो बना रखा है बेटा, ये देखो, यही है, यही है। और ये क्या है तुम्हारा? फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन तुमने सुना होगा, एसिड बेस इंडिकेटर आप यूज करते हो टाइट्रेशन में इसको, है ना? फिनोप्थलीन है। अब देखो, क्योंकि एसिडिक मीडियम है और तुम लोगों को ये मालूम होगा, नहीं है तो सुन लो, फिनोप्थलीन जो होता है एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं आता है। जब आप बेसिक मीडियम में उसको लाते हो तब वहां पे जो है पिंक कलर आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? पिंक कलर आएगा। तो बेसिक मीडियम में होगा क्या? देखो, अब बेस है, अगर बेस है तो OH का H+ निकाल लेगा, ये देखो ना, दिख रहा है सबको? मैं ऐसे निकाल के दिखा देती हूँ समझाने के लिए, है ना? फिर मैं वापस वैसा कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये ऐसे रेजोनेंस हो रही है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये देखो इस तरीके से टूट जाता है, सबको दिख रहा है? तो अगर टूट जाएगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा, देखिए सारे बच्चे, टूट जाएगा तो Yes, ma'am. ऐसा ही बनेगा। अब ये देखो ना, हाँ। इसमें भी झमाझम रेजोनेंस हो रही है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है मेरा बेटा? एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है, और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो आपको शो करता है।
हालांकि जो मैंने ये बातें बोल दी वो 12th में हम लोग जनरली नहीं पढ़ाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखो इतना मस्त रेजोनेंस हो रहा है। तो अब जो ये है ना कंपाउंड, ये पिंक कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, फिनोल में पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए। एक बार बताओ, अगर पैरा पोजीशन फ्री नहीं होगी तो क्या पानी निकल पाएगा? और अगर पानी नहीं निकल पाएगा तो क्या ये रेजोनेंस वाली चीज होगी आगे? नहीं होगी। इसीलिए जब तुम्हें ये कराना है, पिंक कलर लाना है, तो ये ध्यान में रखना है कि फिनोल तो देगा टेस्ट, लेकिन फिनोल पे ध्यान रखना क्या पैरा पोजीशन फ्री है। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि बेटा ये है, क्या ये थैलिन डाई टेस्ट देगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज पैरा पोजीशन क्या है यहाँ पे, ब्लॉक्ड है बाय CH3। इज दैट क्लियर? और तुम एक्सेस ऑफ NaOH ले लोगे तो भैया फिर कलरलेस हो जाएगा वो। तो इसीलिए यहाँ तक बेसिकली आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ये कैसे हुआ मैकेनिज्म या ये रिएक्शन नहीं ध्यान रखनी, बस जितना मैंने बताया है उतना ही ध्यान रखना है। ठीक है जी, बोलो। इतना तो ध्यान रख सकते हो, छोटी सी बात है, सिर्फ छोटी सी बात है, ठीक है। चलिए आइए, अब एक और टेस्ट है बेटा फिनोल का ही, मतलब जो फिनोल और अल्कोहल को तुम डिस्टिंग्विश करने के लिए कर सकते हो, दैट इज लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। नाम देखने में थोड़ा अजीब सा है बट कुछ नहीं है इसके अंदर, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इसमें भी जो ये टेस्ट है बेटा, फिनोल देता है, अल्कोहल नहीं देता है। फिनोल देता है, अल्कोहल नहीं देता। तो तुम्हारे लिए शायद दो ये नए टेस्ट हो गए हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट एंड थैलिन डाई टेस्ट, दोनों के दोनों ही फिनोल के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरा बेटा, इसमें हम NaNO2 लेते हैं एसिडिक मीडियम में, यहाँ से हमें NO+ इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। अब आपको पता है बेटा OH क्या है, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। तो पैरा पोजीशन पे जो है मेजर प्रोडक्ट हमें पैरा पे मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है बेटा, मैं करके दिखा रही हूँ मैकेनिज्म, बट तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या होती है अपनी टोटोमेरिज्म होती है। देखो इधर ऐसे देखना, ऐसे ही बनेगा ना, सारे बच्चे देखेंगे एक बार, ये देखो ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद किसके साथ रिएक्शन कराइए, फिनोल के साथ एसिडिक मीडियम में। तो जब आप फिनोल के साथ कराओगे, देखना इधर, तो कुछ नहीं करना, ये वाला H है ना, H2O निकाल दो। एक सेकेंड, समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने यहाँ बनाया ना इस वजह से। तो देखो ये बन जाएगा, दिख रहा है सभी को। फिनोल के पैरा पोजीशन से क्या निकाल दो, यहाँ पे H निकाल दो, निकाल दिया। अब तुमने H निकाल दिया तो ये बन गया, ध्यान से देखो। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा, OH का H+ निकलेगा। अब देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजर, देखो कितनी झमाझम रेजोनेंस हो रही है बेटा, कितनी बढ़िया से रेजोनेंस हो रही है, ध्यान से देखो, ये देखो। और इसका कलर क्या आता है मेरा बेटा, ब्लू कलर आता है। तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में क्या होता है, तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन किससे होती है, NaNO2। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में। फिर यहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज एंडोफिनोल। ये मिलता है बेटा, ये रेड कलर का होता है। फिर इसके बाद हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, और फिर जो है हमें क्या मिलता है, इंडोफिनोलेट मिलता है। मैम ये कैसे अजीब से नाम है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नहीं होता तो तुम इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना, ब्लू कलर आता है। क्या आता है, ब्लू कलर आता है। ठीक है, क्या बोलो, इस तरीके से तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। तो ये कुछ टेस्ट थे बेटा जो तुम्हें पता होने चाहिए, कोई भी टेस्ट तुम्हारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा सिलेबस देखोगे जेई मेंस का, तो उसमें जो एनटीए ने सिलेबस दिया हुआ है वहां पे ऐसे कुछ टेस्ट वाले भी कुछ लिखा हुआ है, स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि ये टेस्ट भी तुमने करने हैं। तो वो टेस्ट बेसिकली लाइक प्रैक्टिकल में तुम लोगों को मिलेंगे, लेकिन जो टेस्ट हमारे चैप्टर में ही आ रहे हैं तो वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, राइट। क्योंकि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस ये ना बहुत ज्यादा अपने आप में वास्ट टॉपिक है। मैं हर बच्चे को बोलूंगी कि कोई भी उसमें ना फंस जाए, क्योंकि क्या हुआ था ना,
2024 में ना बहुत सारे बच्चे वो करके गए थे, सॉरी बहुत सारे बच्चे करके नहीं गए थे, ठीक है, और पेपर में आ गए थे, उससे 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक क्वेश्चन तो हर बच्चे को मिला था शिफ्ट में। और 2025 में बहुत बच्चे वो पढ़ के गए थे, लेकिन तुम मानोगे सवाल ही नहीं आया उससे, बहुत सारी शिफ्टों में सवाल ही नहीं आया। तो वो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, और अगर आ जाएगा तो गारंटी नहीं है कि आसान आएगा। तो उसको पढ़ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। जो आप लैब में कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, सोल्ट एनालिसिस कर रहे हो ना आप लोग, कुछ सोल्ट एनालिसिस वाले टेस्ट कर रहे होगे, कैटायन और अनायन, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, तो वो अपने आप में बहुत वास्ट है। तो उसको करने में टाइम बर्बाद मत करना, वो वही बच्चा करे जिसको पूरी केमिस्ट्री ऑलरेडी आती है, ठीक है। तो अदरवाइज जो ये वाले टेस्ट है वो मैं बता दूंगी, जो आपके चैप्टर के बीचों बीच आ रहे हैं, जो कि आपको आने भी चाहिए, ठीक है। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना, हो जाएगा ना। चले ओके, उसके बाद है, हाँ ये मैं कह रही थी आप लोग एज अ होमवर्क लेंगे बेटा, एक बार मेरे कहने पे इसको रीड करिएगा प्लीज। फिर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे आपको घर पे पढ़ना है इसको। वो कह रहे हैं कि जो अल्कोहल और फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे मोलर मास बढ़ेगा, और वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये आप लोगों को मैंने बताया था शायद। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग। याद है, अगर जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ब्रांचिंग हो रही है, मतलब सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो उस केस में वंडरवॉल फोर्सेस भी डिक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पे दिख पा रही है, अल्कोहल में देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है, और फिनोल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है मेरा बेटा? 2 डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग। और इंट्रा क्या होती है? विद इन अ मोलिक्यूल जो होती है बॉन्डिंग होती है, ठीक है क्या? इसमें दिक्कत है? ये तो पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैं ऑलरेडी काफी सारी चीजें आपको करा चुकी हूँ, ये आपको खुद से ही करना, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये चीजें हैं। फिर उन्होंने आगे बोला हुआ है कि अल्कोहल और फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। किससे? इन्होंने किससे कंपेयर किया हुआ है अल्कोहल और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट? हाइड्रोकार्बन से, ईथर, हेलोएल्केन एंड हेलोरीन, ठीक है। अगर मान लो जो तुम अल्कोहल, फिनोल या हाइड्रोकार्बन, ईथर या फिर हेलोएल्केन, हेलोरीन ले लो, अगर इनका आपस में मोलिकुलर मास कंपेरेबल है ना, मतलब सिमिलर सा है, तो ध्यान रखना अल्कोहल फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, ठीक है क्या? बोलो। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है कि इथेनॉल और प्रोपेन का ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर मास सेम कंपेरेबल है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। रीजन वही है, इथेनॉल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्रोपेन तो हाइड्रोकार्बन है, वहां पे नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, और ईथर इन दोनों के बीच में आ जाता है, अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के बीच में आ जाता है, राइट। तो देखो यहाँ पे अल्कोहल का कंपेयर किया हुआ है, ईथर, मिथोक्सीमीथेन और प्रोपेन का कंपेयर किया हुआ दिख रहा है। दिस इज 351, ईथर 248 एंड हाइड्रोकार्बन का काफी का। और उन्होंने लिखा भी हुआ है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम व्हिच इज लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। बस मैं नहीं पढ़ा दिया, होमवर्क तो मैं क्या ही दूंगी, मैंने पढ़ा दिया। हाँ, एक और चीज और ध्यान रखिएगा
कि अगर मैं अल्कोहल और फिनोल की बात करूं, ठीक है, तो आपका ब्रांचिंग जैसे इंक्रीज होगी, मतलब ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी अगर, तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? देखो, सोल्युबिलिटी अगर तुम पानी में देख लो, तुम्हें पता है अगर जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा तुम्हारी सोल्युबिलिटी उतनी कम होगी, राइट? तो ब्रांचिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो कम सरफेस एरिया मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट कम, राइट? तो वो कम वाला पार्ट जो है इंटरेक्ट करेगा, बिकॉज सरफेस एरिया कम हो गया है ना। एक मान लो ये है और एक मान लो ये है, कौन ज्यादा पानी से इंटरेक्ट करेगा? ऑब्वियस ही बात है ये वाला, यस और नो? ये कम करेगा। तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जा रहा है। अब छोटे से जो एरिया को पानी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और एक जो ज्यादा सरफेस एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल और फिनोल में बात करूं तो ब्रांचिंग बढ़ने से सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रख लेना, शायद ये एनसीईआरटी में, शायद नहीं, ठीक है, क्या हो भी सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो ये आप पॉइंट आप लोग मेंशन कर। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ईथर, ठीक है। अब ईथर में क्या क्या चीजें हैं? ईथर में काफी, पहली बात तो बहुत आसान है, ईथर कुछ खास नहीं है इसमें। अगर आपने अभी तक सारी चीजें, अभी तक मेरे से जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ी है, ढंग से अगर पढ़ी है, तो ईथर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, राइट? तो ईथर में ना बेटा, देखो आयुपेक नेमिंग से तो सवाल नहीं आता ईथर में, लेकिन कुछ बेसिक आप लोगों को नेम पता होने चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे चैप्टर की, तो पहले 2-3 पन्नों में आपको टेबल दिखाई देगी ईथर के नेमिंग की, आयुपेक नेमिंग और फिर कॉमन नेम, आपको वो मालूम होना चाहिए, है ना? आप उतने नामों को क्या कर लोगे, ध्यान में रखोगे अच्छे से, ठीक है? ऑलराइट, ये Yes, काम ma'am. तुम्हें करना है। हाँ शौर्य बोलो। मैम कुछ नहीं। ठीक, सो बेसिकली कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, जैसे ईथर आपको पता है, ROR ये लिंकेज होती है उसमें। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं सिंपल से, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या होता है, डाई इथाइल ईथर होता है, या आप इसको इथोक्सी इथेन भी बोल सकते हो, ठीक है। इथोक्सी इथेन मैंने क्यों बोला, देखो 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, राइट? तो बेसिकली एक तो वो होगा जो पेरेंट चेन में जाएगा, है ना, और एक जो है वो आगे क्या लगेगा, अल्कोक्सी लगेगा। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि OCH3 मीथॉक्सी होता है, ठीक है। OC2H5 आपका क्या होता है, इथोक्सी होता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन के आजू बाजू सेम चीज लगी हुई है, जैसे इथाइल और इथाइल लगी हुई है, तो वो सिमेट्रिकल ईथर होते हैं। क्या लगे, मतलब क्या होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर होते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका मान लो ये लगा हुआ है CH3 OCH2CH3, ठीक है, दिस इज मीथोक्सी ईथेन। तो ये कैसा है, एसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के आजू बाजू एक जगह मीथाइल है और एक जगह क्या है, इथाइल, ठीक है जी, बोलो हाँ या नहीं। ये आपका साइक्लिक ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, है ना। और इसके अलावा एक और चीज याद रखो तुम, एनिसोल। एनिसोल कॉमन नेम से आता है, वो ये नहीं बोलेगा मीथोक्सी बेंजीन, नहीं, एनिसोल के नाम से सवाल आते हैं। तो ये तुम लोगों को इसीलिए थोड़ी बहुत चीजें ध्यान होनी चाहिए। बाकी तुम इसके लिए एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, क्योंकि इससे नेमिंग पे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को बनाने के तरीके, तो ज्यादा तरीके हैं नहीं बेटा, 2 ही पढ़ने हैं तुम्हें। तो जिसमें से सबसे पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि मैम ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, याद आ रहा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तुमने कहाँ पढ़ा था, याद है किसी को, बताओ।
प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, अच्छा ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसका एग्जांपल है? E1 रिएक्शन का है या E2 का है? क्या बनता था इसमें बेटा, याद करो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या बनता था? अरे राम, सारे ब्लैंक हो गए तुम तो बस। अरे एल्कीन तो बनती थी, भूल गए क्या? पानी जाता था, कार्बोकेटाइन बनता था, भूल गए क्या? भूल गए हो? लिख तो रखा है ना, या वो लिख भी नहीं रखा? भाई पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? तुम लोग स्कूल के एग्जाम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो ना, भूल जाते हो कि थोड़ा बहुत ये भी पढ़ना है हमें। तुम लोग इतने विलीन हो गए अपने स्कूल के एग्जाम देने में कि तुम लोग अपने दिन के 30 मिनट भी नहीं निकाल पाए। ऐसा पता नहीं क्या टॉप करना है तुम्हें स्कूल में। देखो भाई, यहाँ पे अगर ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड्स में तो डायरेक्ट सवाल भी आता है। देखो, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराती हूँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और टेम्परेचर में अगर 443 केल्विन लेती हूँ, ध्यान से देखो, तो मेरे पास यहाँ पे इथीन बनता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना? यस और नो? यस मैम। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बताया था ना मैंने तुम लोगों को, अगर थोड़ा याद हो तो तुम लोगों को। वाटर है ना? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक सेकेंड, ये एल्कीन यहाँ पे बनती है, राइट? उसके बाद अगर वो फिर एनसीईआरटी कहती है, लेकिन अगर तुम सेम रिएक्शन 413 केल्विन पे कराओ तो वहां पे क्या मिलता है तुम लोगों को? ईथर मिलता है। क्या मिलता है? ईथर मिलता है। यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से क्या हुआ, रिएक्शन ही बदल गई। एक केस में अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो रही है, दूसरे में भी हो तो रही है, लेकिन वहां पे एल्कीन नहीं बन रहा और क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वाले बच्चों के तो डायरेक्ट सवाल आता है, जेई में डायरेक्ट तो नहीं आता, थोड़ा सा घुमाएगा। तो मैकेनिज्म अगर मैं इसका दिखाऊं, ध्यान से देखना, CH3 CH2OH। अब एक बात बताओ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, यस और नो? यस मैम। तो अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले H+ आएगा, प्रोटोनेशन होगी, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा H+ को, तो देखना ये बनेगा। अब उसके बाद क्या होता है, पीछे से अल्कोहल और आता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे मीडियम में एक ही मोल है अल्कोहल का। अब होता क्या है, जैसे ही वाटर बाहर निकलता है, बिकॉज वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई बताना? SN2 टाइप की हो गई, कि एक ही स्टेप में ये जा रहा है और एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है, यस और नो? तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये होगा, देखो यस मैम। यस मैम। बस फिर अब जो पानी निकला है होगा क्या, पानी H+ ले लेगा, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, ईथर। जेई में ये मैकेनिज्म नहीं आएगा, बट तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा 2 नंबर का। तो सारे बच्चे इसको देख लो अच्छे से। यानी कि ईथर बनाने के प्रोसेस में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, कि भाई साहब SN2 अटैक हो रहा है, बिकॉज यहाँ कार्बोकेटाइन तो नहीं बना पाओगे ना, बिकॉज प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, विच इज नॉट
stable. Yes or no? Yes, ma'am. तो फिर यहाँ पे SN2 हो रही, इसलिए SN2 हो रही है। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है। देखो, ये वाला जो तरीका है ईथर बनाने का, ये बढ़िया तो है नहीं। इसमें टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो भाई साहब एल्कीन बनने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। सो इसका जो बेस्ट तरीका होता है ईथर बनाने का, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईथर अच्छी यील्ड में मिले, तो तुम लोगों के लिए जो मतलब पढ़ना है तुम्हें, जो बेस्ट तरीका है वो है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन का बेसिकली नेम समझ लो तुम, ठीक है, जो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब पहले सुन लो ध्यान से, विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है मेरा बेटा। यहाँ पे तुम्हारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है, मान लो मैंने ले लिया CH3Br ले लिया, एक एल्काइल हैलाइड होता है। एक एल्कोक्साइड होता है, मान लो मैंने एल्कोक्साइड ले लिया, कोई भी ले लो, मान लो ये ले लिया, इथोक्साइड ले लिया। फिर वहां पे क्या होता है, देखो भाई, ये अटैक करेगा और ये निकल लेगा। यस और नो? किस टाइप की रिएक्शन तुम्हें दिख रही है? SN2 टाइप, क्योंकि आपको लोगों को पता है SN2 में SN2 आ जाएगी, अब सारी SN2 आ जाएगी। तुम लोगों को पता है SN2 में क्या होता है, एक तो आपका एल्काइल हैलाइड बल्कि नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। याद करो, याद है ये वाली चीज तुम लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. और मैंने तुम्हें बताया था कि मिथाइल हैलाइड में सबसे ज्यादा फास्ट होती है SN2, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में तो होती ही नहीं है SN2। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2O CH3। देख रहे हो? तो यानी कि सारी जो बात है यहाँ पे वो किसकी है? एल्काइल हैलाइड की और एल्कोक्साइड। इथाइल हैलाइड मतलब आपका एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, आपका एल्कोक्साइड कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। अब कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कब बेस की तरह करेगा, वो तो हम फिर देख के बताएंगे, ठीक है। पहले आप समझ रहे हो किस टाइप की रिएक्शन है, SN2 टाइप की रिएक्शन। तो इससे तुम ईथर बना सकते हो। अगर तुम बोलो कि मैम हमें अच्छी अमाउंट में ईथर चाहिए, मतलब हमें जो ईथर की यील्ड है वो अच्छी चाहिए, तो अगर ईथर की यील्ड तुम्हें अच्छी चाहिए तो मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से SN2 होनी चाहिए उसमें। ये सुनो, अगर अच्छे ढंग से SN2 होनी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा एल्काइल हैलाइड क्या हो हमारे पास, कम बल्कि हो, है ना, स्टेरिकली क्राउडेड कम हो, और हमारा जो इथोक्साइड है वो भी क्या हो, लेस बल्कि हो। तो आपको जो ईथर है वो एक अच्छी यील्ड में आपको मिलेगा। यस सुनो, इसको मैं लिखवा दूं क्या? कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिख लो पहले, फिर ये लिख लेना पॉइंट। फॉर बेटर यील्ड, बहुत आसान है, एक बार सुन लो सब समझ में आ जाएगा। फॉर बेटर यील्ड ऑफ ईथर बोथ alkyl halide and alkoxide ion should be molar in size. क्या करते हो? ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि SN2 रिएक्शन हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर तुम चाहते हो कि SN2 हो जाए तो बेस तो तुम सॉरी जो एल्कोक्साइड है वो कैसा भी ले सकते हो, एल्कोक्साइड, ठीक है ना स्पेलिंग, हाँ एल्कोक्साइड। वो लेस बल्कि भी हो सकता है और बल्कि भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोक्साइड तुम्हारा कैसा भी हो, लेस स्टेरिकली क्राउडिंग हो या मोर स्टेरिकली क्राउडिंग हो। लेकिन अगर तुम SN2 कराना चाहते हो तो एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए तुम्हारा, या तो प्राइमरी होना चाहिए या फिर सिंपल कोई भी मिथाइल हैलाइड होना चाहिए, इस तरीके का। यस और नो? सो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। बात तो सही है ना? देखो सीधी सी बात है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? SN2 में अपन क्या करते थे,
अगर मेरा एल्काइल हैलाइड कम बल के तो वहां पे SN2 क्या होती थी, फास्ट होती थी। सेकेंडरी में भी हो जाती थी और टर्शरी में तो होती ही नहीं थी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. सो बेसिकली ये क्या बोल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी लिखना है तुम्हें, should be designed in such a way कि less hindered alkyl group is provided by the alkyl halide, अभी बताया मैंने, और more hindered alkyl group comes from the alkoxide। मतलब अगर तुम्हारे पास दो चॉइस है, एल्काइल हैलाइड को हिंडर्ड बनाना है, मतलब क्राउडेड करना है, उसको भीड़ जमा करनी है, या फिर एल्कोक्साइड पे, तो तुम कहना कि एल्कोक्साइड पे भीड़ हो चलेगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए। जिसने लिख लिया है प्लीज थम्स अप दे दो मेरे को। अभी विशाल मैं वो एग्जाम्पल सारे लिखवाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे रिएक्शन हो सकती है और कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकती। अभी के लिए सिर्फ लिख लो बेटा, ठीक है। आई होप लिख लिया हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। आओ पहले लिख लो एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ से ईथर बन सकता है ना, देखो ना, ये अटैक करेगा ये निकलेगा, ये अटैक करेगा ये निकलेगा, देखना क्या बनेगा, दोनों में यही बनेगा। देखो सेम प्रोडक्ट बन रहा है दोनों रिएक्शन में। इसको मैं लिख रही हूँ पार्ट 1, इसको मैं लिख रही हूँ पार्ट 2। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कौन से पाथ से मैं जाऊंगी तो मुझे अच्छी यील्ड मिलेगी ईथर की, कौन से पाथ को अगर मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे अच्छी यील्ड मिलती है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका जो एल्कोक्साइड है वो लेस बल्की है, सारे बच्चे देखेंगे जो ऊपर वाला है पहले वाला पाथ 1, और ये मोर बल्की है। यस और नो? Yes, ma'am. एल्काइल हैलाइड ऊपर मोर बल्की है और ये वाला लेस बल्की है। तो कौन सा पाथ फेवर होगा, 2 वाला या 1 वाला? 1 वाला। 1 वाला कैसे होगा? 2 वाला। एल्कोक्साइड आपका कैसा भी हो, अच्छा मोटू हो पतलू हो चलेगा, बट एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। नोट करके लिख लो, एल्काइल हैलाइड should be less स्टेरिकली hindered। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाथ 2 होगा, ये वाला पाथ जो है बेस्ट होगा टू obtain better yield of ether। यस और नो? अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे से। ठीक है, क्या बोलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो देखिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको पहले मैं समझाती हूँ, देन आप लोग ये पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाएंगे। तो मेरे पास एल्कोक्साइड है, कोई भी हो सकता है। एक बार मैंने CH3Cl लिया, ठीक है, एक बार मैंने सेम एल्कोक्साइड लिया, बट इस बार जो मेरा एल्काइल हैलाइड है दैट विल बी मेरा वो क्या बोलते हैं सेकेंडरी है। ध्यान से देखना, ठीक है। और एक बार मैं क्या कह रही हूँ, एल्कोक्साइड तो सेम है, मतलब जो मैंने ऊपर लिया है, लेकिन इस बार मैं क्या ले रही हूँ बेटा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। देखो अगर मैं फर्स्ट केस देखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, SN2 रिएक्शन हो जाएगी और ईथर मिल जाएगा। देखो मस्त हो जाएगा, Yes, ma'am. यही मिलेगा मुझे, बहुत ma'am. अच्छी यील्ड में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा जिसकी यील्ड को कम कर दे, तो अच्छी खासी यील्ड में मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा,
मैंने बोला था कि जो एल्कोक्साइड है वो बेस की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। तो पहले में तो बेस की तरह काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन पहली बात है होगी भी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सेकंड में क्या होगा, अगर मेरे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो बेटा इसमें ईथर तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, देखो इधर, लेकिन साथ ही साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगी, देख पा रहे हो, बेस की तरह भी काम कर देगा ये। कैन यू सी दैट? तो मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, एलिमिनेशन वाला भी प्रोडक्ट मिल रहा है, हाँ के ना। Yes, ma'am. इसकी वजह से मुझे एल्कीन भी मिल रही है, जिसकी वजह से मेरी जो ईथर की यील्ड हो गई है वो कम हो गई है। ये सुन, अगर मैं बात करूंगी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की, तो भाई यहाँ पे तो भाई साहब SN2 होती नहीं, तुम्हें बताया था मैंने, टर्शियरी में SN2 नहीं होती है, तो सिर्फ क्या बचा, बेस की तरह बिहेव करेगा ये, और अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी और आपको ये मिल जाएगा। देखो, तो यानी कि भाई साहब टर्शियरी में तो आपको एल्कीन ही मिल रही है, ईथर मिल ही नहीं रहा। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रही थी एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, क्योंकि अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हुआ तो वहां पे एल्कीन भी आपको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो Yes, ma'am. मैंने अभी ये जो मैंने तुम्हें ज्ञान बांटा है वही इनको बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार सारे बच्चे पढ़ भी लेंगे और साथ ही साथ अपने नोटबुक में भी इसको लिख लेंगे और मुझे कंफर्म करेंगे कि हाँ मैम ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना चालू करो भाई जिसने नहीं किया। अल्कोहल फिनोल भी खत्म हो जाएगा कल, यानी कि 2 चैप्टर मैंने करवा दिया तुम लोगों को 12वीं के। मैम थर्ड वाले में रिएक्शन होगी मैम, किसमें मेरा बेटा? टर्शरी में? टर्शरी में रिएक्शन तो होगी लेकिन आपको ईथर नहीं मिलेगा शौर्य, आपको एल्कीन मिल जाएगा, बिकॉज टर्शरी में SN2 नहीं होती, तो वहां पे आपका एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल की जगह नहीं बेस की तरह बिहेव करेगा और वहां से प्रोटॉन निकाल के एल्कीन बना लेगा। ओके मैम। तो यानी कि आप लोगों को क्या समझ में आया कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वहां पे SN2 होगा और ईथर मस्त मिलेगा, लेकिन अगर आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो उसमें ईथर के साथ साथ एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ईथर की यील्ड कम हो गई है, बिकॉज साथ में वो भी मिल रहा है। बट इफ आई टेक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ईथर, तो सारा का सारा आपको क्या मिलने वाला है, वहां पे एल्कीन मिलने वाला है। यानी कि विलियमसन सिंथेसिस से अगर आप ईथर बनाना चाहते हो तो सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड एक अच्छी चॉइस नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी बोला है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है, मैंने तुम्हें कहा एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं, कैसे ये तुम्हें मैंने बता भी रखा है, एक बार फिर बता दूंगी। जब तुम अल्कोहल की रिएक्शन अगर मान लो सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ करा, तो तुम्हें याद है मैंने करवाई थी तुम्हें अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ, तो वहां पे एल्कोक्साइड बेसिकली यहाँ पे मिल जाता है और H2 गैस लिबरेट होती है ना, तो तुम इससे बना सकते हो। और इसके अलावा अगर मान लो तुम सोडामाइड से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे भी एल्कोक्साइड मिलता है, याद करो अमोनिया गैस निकलती थी। सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड से भी करा सकते हो, क्योंकि ये Na+ और H नेगेटिव होता है, तो H नेगेटिव H+ लेके H2 बना लेता है और ये एल्कोक्साइड बन जाता है। तो इन तरीके से तुम एल्कोक्साइड बना सकते हो। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा मैम SN2 करानी है ना, तो आर क्या हम अल्कोहल नहीं ले सकते? तो मैं कहूंगी नहीं भाई नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है न्यूट्रल से, और तुम्हें पता है SN2 में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम।
इसीलिए। दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लेना बेटा। चलो, हुआ डन। चलो अब हमारा क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड किस टाइप का हो सकता है, तो देखो कौन से टाइप का जनरली आपको पेपर में देखने को मिलता है। आपको मिथोक्साइड दे सकते हैं पेपर में, आपको इथोक्साइड दे सकते हैं पेपर में, आपको प्रोपोक्साइड दे सकते हैं, मतलब जिसमें 3 कार्बन होंगे, या फिर हो सकता है आप लोग आपको क्या बोलते हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड देते, याद है टर्शरी ब्यूटोक्साइड, तुम लोगों को याद हो तो। ये न्यूक्लियोफाइल तो बड़ा पुअर होता है लेकिन अच्छा बेस होता है, याद करो। याद है। Yes, ma'am. तो ये आपको मैम। न्यूक्लियोफाइल जो है कुछ मिल सकते हैं। तो यस, ठीक है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे भी मैं ये लिख लो, फिर मैं एग्जांपल कराऊंगी तुम्हें। हुआ। चलिए, अब मेरे से शायद विशाल पूछ रहा था, पता नहीं कुछ पूछ रहा था कि मैम अगर बल्कि होगा तो क्या रिएक्शन नहीं होगी क्या। अभी मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे कौन से ईथर हैं जो विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना मैं काफी सारे एग्जाम्पल लिखूंगी, पहले आप या तो लिख लो साथ साथ, पहले लिख लो फिर मैं उनको समझा दूंगी। पहले लिख लो सारे बच्चे, और ध्यान से लिखना, गलती मत करना ड्रॉ करने में। पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। बनाओ फिर एक बार मेरे को कंफर्म करो, सो दैट मैं इसको समझाऊं। घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। ट्वेंटी 24 स्टूडेंट्स हैं, प्लीज एक बार मेरे को कंफर्म कर दो बना लिया है। हो गया मैम। ठीक, देखो ये वाला इनसे ना घबराना मत, एक्चुअली ये ब्रिज कंपाउंड है ना, इस तरीके से 6 कार्बन है, और जो ये है ना इसको मैंने ऐसे पकड़ दिया, ऐसे ये वाला कंपाउंड है ना, और यहाँ पे O, और ये फिर पूरा आगे लगा हुआ, राइट। चलिए, सो यस, तो बेसिकली इनमें ना कहीं से भी, मतलब ये वाले ईथर तुम नहीं बना सकते, ये वाले ईथर तुम नहीं बना सकते हो। ऐसा क्यों मैम? देखो, हो सकता है कई बच्चों को समझ भी आ गए। ईथर बनाने के लिए मुझे क्या 2 चीजें चाहिए, एक तो एल्काइल हैलाइड चाहिए, और क्या चाहिए बताना एक बार। एक हमें चाहिए एल्कोक्साइड चाहिए, है ना, एक हमें एल्कोक्साइड चाहिए और एक हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं ईथर में बनाना चाह रही हूँ, इसका एक पार्ट एल्कोक्साइड की तरह बिहेव किया होगा और दूसरा वाला एराइल हैलाइड की तरह, देखो ना, देखो ऐसे रहा होगा ना, ये यहाँ मैं बना के दिखाती हूँ, देखो
एक ऐसा रहा होगा और एक ऐसा, है ना? देखो भाई, और फिर ये यहाँ से गया होगा तब वो बना होगा, ये देखो। यस और नो, पहले वाला। यस मैम। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे SN2 हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। भूल गए? याद है? एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बहुत बहुत स्लो होता है, वेदर इट इज SN1 और SN2, राइट? और कहाँ था SN2 का कम होता था, याद करो। विनाइल हैलाइड में भी कम होता था, याद है? यहाँ पे अटैक नहीं करता था। ब्रिज हेड पोजीशन पे भी अटैक नहीं होता था, याद है? न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता था, एक बड़ा सिस्टम है, हिंड्रेंस है, याद आ रही है? तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया है, और टर्शरी में भी नहीं हो सकती, याद करो। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में भी SN2 नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया, इन सबके कॉम्बिनेशन ही तो लिए हैं। ध्यान से देखो इधर आओ, यहाँ पे मैंने एराइल वाला लिया है, यहाँ पे एराइल के साथ विनाइल वाला कॉम्बिनेशन लिया है, फिर मैंने दोनों विनाइल वाले कॉम्बिनेशन ले लिए, यहाँ पे एराइल और टर्शरी वाला, यहाँ पे दोनों टर्शरी, यहाँ पे टर्शरी विनाइल। यस और नो, समझ में आ रहे हैं कॉम्बिनेशन जिसने मेरी क्लासेस अटेंड की? यहाँ पे देखो, दोनों ही मैंने ब्रिज हेड वाले ले लिए सिस्टम। यहाँ पे ब्रिज हेड और विनाइल की जोड़ी बना दी, यहाँ पे मैंने ब्रिज हेड और फिनाइल की जोड़ी बना दी, यहाँ पे मैंने ब्रिज हेड और आपके टर्शरी वाले की जोड़ी बना दी। तो आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे किसी भी केस में हमारा ईथर यहाँ पे नहीं बनेगा। यस और नो? क्योंकि जब आप एल्कोक्साइड या एल्काइल हैलाइड बनाने वाले हो तो वहां पे आपकी SN2 नहीं हो रही होगी, या तो फिर टर्शरी वाला बन जाएगा, या फिर एलाइल हैलाइड बन जाएगा, या फिर विनाइल हैलाइड बन जाएगा, या फिर विनाइल वाला बन जाएगा। और यहाँ पे किसी भी केस में SN2 नहीं होती। देखो, ये चीज उसी को समझ में आएगी जिसने मेरा SN2 का वाला जो है वीडियो लेक्चर जो है क्लास अटेंड की होगी, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि ये बहुत आसान है, दिख मुश्किल रहा होगा लेकिन है नहीं। बस अगर वो क्लियरिटी है तुम लोगों को तो ये भी आ जाएगा। तो अगर मान लो आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की थी SN2 वाली और ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब मेरे को पता है आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया बहुत टाइम से, तो आप प्लीज जाके रिवाइज करना और फिर इस पे आना जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है? जैसे मैं एक और करा देती हूँ, मान लो कोई भी ले लो, कौन से वाला लूं तुम अपने आप बता दो, कौन सा एग्जाम्पल लूं? पहला तो ले लिया मैंने, और बताओ कौन सा लूं, बताइए। सिक्स्थ ले लूं? देखो, सिक्स्थ में क्या है, टर्शरी है और ये है, यानी कि एक क्या बनने वाला है, एल्कोक्साइड, है ना? देखो, मान लो तुम इसका एल्कोक्साइड बना लो और इसका क्या बना लो तुम, हैलाइड बना लो, तो ये नहीं हो पाएगी ना SN2, यहाँ पे नो SN2। या फिर तुम उल्टा ले लो, इसको अल्काइल हैलाइड बना लो और इसको एल्कोक्साइड बना दो, अब टर्शरी पे भी नहीं होगी SN2। तो देख रहे हो ना, नहीं हो रही है, तो इसीलिए इससे भी तुम ईथर नहीं बना सकते। तो बस ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है? चलिए, जो JEE 2023 का क्वेश्चन करके दिखाओ तुम लोग मुझे। इनमें से कौन सी रिएक्शन सुटेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर? कोई डाउट आ रहा तो पूछो। आराम से करो। हाँ जी विशाल, बोलो। थर्ड वाला। थर्ड, मयंक ने भी थर्ड बोला है, ध्रुव ने भी थर्ड बोला है, और आदित्य तुम्हारा नहीं हुआ क्या? फर्स्ट।
चाटा लगवा दूंगा। फर्स्ट कैसे बनाओगे देखना एक बार, बन जाएगा क्या, हो जाएगी क्या SN2 यहाँ पे है? No, ma'am. फिर काहे बोले ये होगा करेक्ट? देखो तुम लोग ऑर्गेनिक को ऐसे देख के करते हो क्या, इशारों इशारों में? दूसरे लोग पट जाएंगे इशारों इशारों में, ऑर्गेनिक नहीं पटेगी, बता दे रही हूँ मैं बढ़िया तरीके से। तो बेसिकली इस तरीके से अल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, तो ये अच्छा तरीका है, मतलब सुटेबल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ऑलराइट, so थर्ड वुड बी द ऑप्शन। बस जितना मैंने पढ़ाया उससे एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। आ सकता है ये भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर मतलब जेई में। हैंड रेस करोगे, चैट में नहीं बोलोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी मेड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस? चलो हाथ खड़े करो जिसका हो गया। मयंक ने किया है, शौर्य ने किया है, विशाल ने किया है। नितांत आप क्यों नहीं कर रहे भाई? सिमरनजीत, जतिन, आर्यांश, नंदनी, बब्बल, वैभवी। एक तो बच्चे इतने कम है भाई इस क्लास में, क्या करूंगी। हाँ जी, क्या होना चाहिए? विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? नीलेश तुम बताओ। मैम थर्ड ऑप्शन। आपका नेम क्या है बेटा? मैम तन्वेशा। अच्छा ओके, यू आर तन्वेशा। यस बेटा, थर्ड ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे फिनाइल है, टर्शरी है, तो यहाँ पे SN2 नहीं हो पाएगी। चलिए आगे आते हैं, हेडिंग डालो रिएक्शंस ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में यही करना था अपने को। वी हैव टाइम, 15-1 मिनट ये पढ़ लेते हैं। तो बेटा रिएक्शन ऑफ ईथर में तुम्हारे पास दो रिएक्शन आएंगी। एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आएगी जिसमें एग्जामिनर आपको H+ दे सकता है, ठीक है, H+H2 लिख के दे सकता है, या फिर आपको हाइड्रोनियम इस तरीके से लिख के दे सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन वुड बी एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एंड जो सेकंड आएगी वो आएगी रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HBr और HI, ठीक है। ये हम कल करेंगे कि हम इसको अब कर लेंगे। पहले लिख लो, एक बार लिख लो सारे बच्चे, फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड, ये क्या है? देखो अगर मैं ईथर की बात करूं बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं ईथर की रिएक्शन क्या तुम NaOH के साथ करा सकते हो? देखना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये सुन लो। तो क्या ये NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये वाटर के साथ कर सकता है? नहीं मैम, नहीं कर सकता। अमोनिया के साथ कर सकता है? नहीं मैम। अल्कोहल के साथ कर सकता है? नहीं मैम। बोलो क्या कहते हो? Na के साथ कर सकता है? नो मैम, क्योंकि Na में क्या होता है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। तो यहाँ पे तो भाई ऑक्सीजन के पास लोन पे है, खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इनके साथ क्या करेगा? तो इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। गेटिंग माई पॉइंट? जो ईथर होता है, नोट करके लिख सकते हो, ईथर आर स्टेबल इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो मैम ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे बताओ भाई? खुद ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या चाहिएगा? इलेक्ट्रोफाइल, यस और नो? यस और नो? तो इलेक्ट्रोफाइल कौन देगा? एग्जामिनर। या तो ये देगा या फिर ये मिलेगा। तो इनके साथ जो है ये रिएक्शन देने वाला है, या फिर HBr या HI, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल शुड बी देयर, इलेक्ट्रोफाइल शुड बी देयर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होगा तभी तो ये बेचारे लोन पे किसी को जाके देंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे फिर, ठीक है।
सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के साथ। चलिए कर लो इसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आओ इधर आओ। पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखेंगे, पहले आप मुझे देखेंगे फिर समझ में आ जाएगी तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले क्या काम होगा, एसिड डाइल्यूट एसिड दिया हुआ है, सबसे पहले क्या काम होगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे, यस और नो। ऑक्सीजन के अगर लोन पेयर अटैक करेंगे तो क्या कुछ ऐसा मिलेगा तुम लोगों को, देखो एक बार, यस और नो। Yes, अब ma'am. मेरी बात ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर ऑर्गेनिक में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आता है तो अपना चार्ज क्या करेगा, खत्म करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब ये चार्ज खत्म करेगा, ये बॉन्ड या तो ऐसे ब्रेक हो सकता है या फिर ऐसे ब्रेक हो सकता है, यस और नो। मैं दोनों पॉसिबिलिटी बना रही हूँ, पहले समझ लो है क्या चीज। अगर पहली वाली पॉसिबिलिटी बनाई तो मेरे को ये मिल रहा है, सारे बच्चे कृपया करके ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे OH बन जाएगा, हाँ कि ना। अगर मान लो मैं बी वाली पॉसिबिलिटी लेती हूँ तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, CH3OH और साथ में ये बनेगा, यस और नो। ये बी वाला है और ये वाला मेरा बेटा ए वाला है, एक सेकेंड, ये ए वाला ये बी वाला, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है, बी वाला, अब बी वाला। तो यानी कि हमारा कौन सा पाथवे से जाएगी रिएक्शन, ये वाली, यस और नो। यानी कि SN1 टाइप की रिएक्शन हो रही है, बोलो हाँ या ना। जब मैं तुम्हें याद, फ्लैशबैक में चले जाओ सारे बच्चे, जब मैं तुम्हें SN1 रिएक्शन करा रही थी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो। प्राइमरी वाले तो SN1 देते ही नहीं है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन वाले। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाले भाई, मतलब जो सेकेंडरी डिग्री वाले होते हैं SN2 भी देते हैं, और SN1 डिपेंड सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, पानी, तो ये कौन से मैकेनिज्म से जाने वाला है, SN1। अगर तुम्हारा टर्शरी डिग्री है तो वो कौन से जाएगा, वो भी SN1, यस और नो। या फिर टर्शरी के अलावा एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा तो वो कौन से उससे जाएगा, पाथवे से, SN1 से। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई, बिल्कुल सेम है बेटा, पीछे वाला कुछ अलग नहीं है। बस मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूंगी कि तुम्हें क्लियर हो जाए। तो यानी कि क्या मैं ए को हटा दूं, ये ए वाला पाथवे नहीं फॉलो होगा, राइट, ये वाला फॉलो होने वाला है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें SN1 दिख रहा है, बोलो यस मैम। और इसको मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, आइसोटोपिक लेबलिंग कर देती हूँ। मैं यहाँ पे 18वें वाला आइसोटोप ले रही हूँ, तो ये 18वें वाला है, ये 18वें वाला है। अब जो कार्बोकेटाइन बना है उस पे कौन अटैक करेगा, पानी आके अटैक करेगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक तो मुझे मीथेनॉल मिल गया और एक मुझे मिल गया है ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब तुम मुझे पता क्या कहोगे, मैम पर इसमें हमें देखने की जरूरत क्या है, बनेगी तो दोनों साइड अल्कोहल ही बनेगा। सोच सकते हो ये वाली चीज कि मैम बन तो दोनों साइड अल्कोहल रहा है, ये वाला या ये वाला, किसी भी साइड ब्रेक कर दो। लेकिन अगर पेपर में एग्जामिनर ने तुम्हें घुमा दिया बुरी तरह, अगर मान लो वो मेरी तरह यहाँ पे आइसोटोपिक लेबलिंग कर दे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन 18 वाला इसके साथ जुड़ेगा या मीथाइल के साथ जुड़ेगा, उसके लिए तो तुम्हें रिएक्शन आनी चाहिए ना, यस और नो। यस मैम। ठीक है, सो और एग्जाम्पल करते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो। अभी उतार लेना, पहले मेरे को कराने दो। एक ये वाला एग्जाम्पल देखो सारे बच्चे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जब तुम्हें मतलब लाइक कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, डायरेक्ट कर दूं ये, तो ये वाला स्टेप। तो अब देखो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मुझे पता है जब मैं एक ही साइड ब्रेक कर रही हूँ मेरा बेटा, तो मुझे वहां पे स्टेबल टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, यस और नो।
यस मैम। यानी कि जो मेरा बॉन्ड है वो मेरा कौन से साइड ब्रेक होगा बेटा, इस साइड ब्रेक होगा। क्लियर है? तो मतलब क्या होगा देखना, ये बनेगा और ये, और वोटर जाके अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, मान लो मैं आइसोटोपिक लेबलिंग कर देती हूँ तो ये बन जाएगा। बोलो कंफर्म करो सारे बच्चे। Yes, ma'am. चलिए और आइए, यहाँ पे प्रोटोनेशन कराई, कौन सी साइड बॉन्ड ब्रेक कराऊं, इस साइड कराऊंगी बिकॉज इस साइड मुझे टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन मिल रहा है। ये सुन लो, मान लो इसको मैं लेबलिंग कर देती हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा अल्कोहल, और ये भी क्या मिल जाएगा मुझे, अल्कोहल। ये सुन लो। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए ये देखो, अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार ये मैं करा दूं फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको मैं टाइम दे दूंगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, इसको मैं अलग से लिखना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, हाँ मैम। अब देखो क्या होगा, क्या यहाँ पे SN1 पॉसिबल है? अगर मेरे वोटर को अटैक करना है बेसिकली, क्या यहाँ पे SN1 हो सकती है? देखो अगर मैं ऐसे ब्रेक करवाती हूँ तो फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विच इज नॉट स्टेबल, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। बोलो क्या कहते हो, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, ना ही SN2 से जाएगी ये वाली चीज, ना SN1। अगर मान लो मैं ये ब्रेक करती हूँ तो यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये भी SN1 से नहीं जाएगी। तो अब इस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास भाई SN1 तो नहीं होने वाली है, अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी फिर, SN2 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो अगर मैं इसको आइसोटोपिक लेबलिंग कर दूं तो तुम्हारे पास कौन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें मिलेगा एक ये वाला फिनोल मिलेगा और एक मिलेगा अल्कोहल, लेकिन ये रिएक्शन कौन से पाथवे से गई बेटा, SN2 पाथवे से गई। यस और नो। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन कराओ। अब तुम मुझे बताओ ये कौन से पाथवे से जाएगी, सारे बच्चे बताओ। मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ 18। कोई बता सकता है मुझे कि कौन से पाथवे से जाएगी ये? SN1। वेरी गुड, SN1। क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, दूसरे वाला तो नहीं कर सकती। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, देखो भाई साहब, और ये फिनोल बन जाएगा, और बस यहाँ पे वाटर का अटैक होगा तो मेरे को ये बन जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि तुम्हें क्या चीज समझ में आई, अगर जब तुम एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हो कहीं पे टर्शरी कार्बोकेटाइन या फिर बेंजाइलिक या एलाइलिक बन रहा है तो वो 200% SN1 से जाएगा, है ना। बट अगर मान लो कहीं पे ऐसा केस नहीं है, ठीक है, जैसे ये वाले जो मैंने केस बताया है ऊपर वाला, तो फिर वहां पे SN2 पाथवे से ही हो जाएगी। क्या बोला मैंने, अगर ऑक्सीजन के आजू बाजू जो लगा हुआ है, जब तुम प्रोटोनेशन करवा के चेक करोगे तो अगर कहीं पे टर्शरी डिग्री एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो वो SN1 से जाएगी, वरना फिर वो कौन से जाने वाली है बेटा, SN2 से जाने वाली है। ठीक है, यस मैम। लिख रहे हो तुम साथ साथ या फिर उतारना है तो उतार लो। लिख लिया ये वाला? मैम अगर फॉर्मल्डिहाइड होता तो उसमें क्या होता? फॉर्मेल्डिहाइड बेटा ये तो ईथर की रिएक्शन है ना हमारी, एल्डिहाइड।
कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अब जैसे देखो यहाँ पे सेकेंडरी है, टर्शरी है, राइट? तो आपको देखना टर्शरी वाला है तो करवाओ फिर SN1 से। अब देखो यहाँ पे CH3 CH2 बेसिकली प्राइमरी वाला है, यहाँ टर्शरी, तो प्राइमरी टर्शरी है तो जाओ SN1 से। अगर आपके पास टर्शरी बन रहा है कार्बोकेटाइन आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ OH वाला बॉन्ड, मतलब क्या बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, या फिर कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो SN1 से ही जाएगी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो ये लिख लो, लिख लिया क्या? एक बार मेरे को बताओ लिखा है कि नहीं लिखा। लिखा है तो फिर मैं आगे चलूं, नहीं तो नहीं सी। लिख लिया। लिख लिया मैम। ये वाला तुम घर से करोगे, ये दोनों पर ट्राई करके देखना किससे जाएगा, मुझे बताना फिर, राइट? बाकी मैं कल करवाऊंगी। और ये जो है बेसिकली एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है ना ये, तो ये जो है डज नॉट रिएक्ट विद H2। हाइड्रोलिसिस नहीं होती है इनकी, इन वाले ईथर की। क्यों नहीं होती तुम्हें समझ ही रहे हो, क्योंकि जब ब्रेक करवाओगे तो फिनाइल रिंग पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ ब्रिजहेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, याद करो अभी बताया, और यहाँ पे ब्रिजहेड है और यहाँ पे फिनाइल है। तो ये वाले ईथर जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। ठीक है, तो बस इतना करेंगे और कल ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। कल है ना अपनी क्लास? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कल है अपनी क्लास। ठीक है, तो कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, ठीक है? क्योंकि बस 20-25 मिनट का रह गया ये चैप्टर। ठीक है मेरा बेटा, तो इतना ही करो और प्लीज रिवाइज करके आना। हो सकता है कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा हो, बट एक बार आप रिवाइज